हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम दो तरीके के आइसोमेरिज्म को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। एक है चैन आइसोमेरिज्म और दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ लिया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप पढ़े थे। सबसे पहला जिसमें था चैन आइसोमेरिज्म, दूसरा था पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा था फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ होता है मेटामेरिज्म, फिफ्थ है रिंग चैन आइसोमेरिज्म और सिक्स्थ है टॉटोमेरिज्म। इसमें से हर एक आइसोमेरिज्म को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज वाले लेक्चर में इसमें हम दो आइसोमर्स को कवर करेंगे। अब ये दो आइसोमर्स साथ में एक साथ पढ़ने का रीजन ये है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि चैन आइसोमेरिज्म कौन सा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन सा है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, और उसके बाद दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप के देख लेंगे, ठीक है, ताकि आगे आने वाले जो आइसोमेरिज्म है वहां पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा चैन आइसोमेरिज्म है और कौन सा पोजीशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको ये याद होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने किसको बोल रखा है। हमने दो टाइप के आइसोमर्स पढ़े थे, एक पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक पढ़ा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड चेंज होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होता है, आईयूपीएसी नेम बदल जाते हैं। लेकिन आईयूपीएसी नेम बहुत सारे तरीकों से बदल सकते हैं। कौन से केस में सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड चेंज होने पर हम चैन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा। पहली चीज तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा तो वो आइसोमर ही नहीं कहलाएंगे। क्लियर है? अगर हम दो चीजों को आइसोमर्स बोल रहे हैं, इसका कहने का मतलब यह है कि उन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज सेम फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया तो हम उसे फंक्शनल आइसोमर्स बोल देते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन चैन आइसोमर्स हम कब बोलते हैं, जब सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेजेंट होगा। ठीक है, बट या तो पेरेंट चैन अलग होगा या तो साइड चैन अलग होगी। पेरेंट चैन किसको बोलते हैं, साइड चैन किसको बोलते हैं, ये हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर पढ़ते समय डिटेल में पढ़ा हुआ है कि पेरेंट चैन कैसे डिसाइड करते हैं। एल्केन के केस में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के केस में, या कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप के केस में हम लोगों ने पेरेंट चैन डिसाइड करना सीखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप तो होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, डिफरेंट पेरेंट चैन, डिफरेंट पेरेंट चैन, या फिर डिफरेंट साइड चैन। या तो डिफरेंट पेरेंट चैन हो या फिर डिफरेंट साइड चैन हो। दोनों में से कोई भी एक चीज डिफरेंट होने पर या तो पेरेंट चैन अलग हो जाए या तो साइड चैन अलग हो जाए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज अलग होने पर हम उसे क्या बोल देंगे बेटा, ये चैन आइसोमर्स बोल देंगे। एग्जाम्पल के लिए ध्यान देना, ठीक है, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं आप। एग्जाम्पल ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल्स देखोगे उससे उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में इसकी कंडीशन का मतलब क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे हमारे पास ये है ब्यूटेन। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये ब्यूटेन है। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम ब्यूटेन ही होगा। एक दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये कुछ ऐसा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आपको इस स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देगा कि दोनों का तो आईयूपीएसी नेम चेंज है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन आईयूपीएसी नेम अलग है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो हैं लेकिन दोनों के पेरेंट चेन अलग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो पहला वाला जो मॉलिक्यूल है, इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है। ठीक है ना, ये पहले वाले मॉलिक्यूल में पेरेंट चेन में आपको क्या दिख रहा है, 4 कार्बन है। लेकिन इस दूसरे वाले एग्जाम्पल में अगर बात करें तो ये एक मिथाइल तो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा, और एक ये वाली चेन जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसमें 3 कार्बन है, किसमें, पेरेंट चेन में। समझ में आ गया? तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था क्योंकि दोनों जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 कार्बन दोनों जगह पर हैं, जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे दोनों जगह सेम रहेंगे। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10। इसका भी आप पूरा बॉन्ड लाइन नोटेशन निकाल कर देखोगे तो C4H10। दोनों जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो बदल गए हैं, तो दोनों का कार्बन चेन अलग अलग हो गया है, पेरेंट चेन अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा कि इन दोनों आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, यहां पर चैन आइसोमर्स बोलेंगे। समझ में आ गया? इन दोनों मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, चैन आइसोमर्स बोल देंगे।
समझ में आया चैन आइसोमर्स किसको बोलेंगे बेटा? क्लियर है ये? तो ये जो चैन आइसोमर्स हैं उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि पैरेंट चैन ही अलग हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि पैरेंट चैन सेम हो और साइड चैन अलग हो। ध्यान रखना मैंने यहाँ एंड नहीं लिखा है, और लिखा है। और लिखने का मतलब ये है कि या तो पैरेंट चैन अलग होगा या तो साइड चैन अलग होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर अलग हो गई तो हम उसे क्या बोल देंगे? चैन आइसोमर्स बोल देंगे। ठीक है ना? दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, किसकी बात करते हैं? CH3 CH2 CH2 और ये CH2OH हो गया। ठीक है, एक दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा बेटा CH3, ये CH, ये CH3 और ये हो गया CH2 और ये OH हो गया। अब अगर इन दोनों मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों जगह IUPAC नेम तो अलग आने वाला है। पहले वाले स्ट्रक्चर का जब IUPAC नेम लिखेंगे तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, दूसरी जगह जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। दोनों जगह दिख रहा है क्लियरली IUPAC नेम अलग है, इसका मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो हैं, लेकिन अगर चैन आइसोमर्स हैं या नहीं ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे? उसके पेरेंट चैन को देखेंगे। पेरेंट चैन अगर पहले वाले मॉलिक्यूल का देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप पेरेंट चैन के कार्बन को काउंट करोगे तो यहाँ कितना दिख रहे हैं? 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं पेरेंट चैन में। लेकिन इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल में अगर हम पेरेंट चैन के नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करते हैं तो यहाँ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं बेटा? 3 कार्बन पेरेंट चैन में। तो पेरेंट चैन में क्या हो गया? अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन हो गए। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी क्या कहलाएंगे? एक्चुअल में ये भी चैन आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि इसमें या तो पेरेंट चैन अलग है या तो साइड चैन अलग है। लेकिन क्लियरली दिख रहा है आपको दोनों जगह पर, दोनों इन मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गया तब तो फिर हम उसे चैन आइसोमर्स नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन साथ में फंक्शनल ग्रुप भी सेम होने चाहिए। इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं थे, इसमें नहीं था तो उसमें भी नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर एल्कोहल है तो वहां पर भी फिर एल्कोहल होना चाहिए। अगर एक में एल्डिहाइड है तो दूसरे में भी एल्डिहाइड होना चाहिए। एक और चीज आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर दो मॉलिक्यूल आइसोमर्स हैं तो ऐसे केस में दोनों का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमेशा सेम होगा। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में निकालना सीखा है। नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अगर इसके पास एक पाई बॉन्ड है तो उसके पास भी एक पाई बॉन्ड होना चाहिए या एक रिंग होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमेशा सेम होना चाहिए। अगर इसके पास कोई आपको मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर भी कोई मल्टीपल बॉन्ड या रिंग दिखाई नहीं देनी चाहिए, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमेशा सेम होना चाहिए। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर अलग है तो उसको देखकर ही आप समझ सकते हो कि वो दोनों आइसोमर्स नहीं होंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चाहे कोई भी आइसोमर्स हैं, फिर चाहे स्ट्रक्चरल हो चाहे स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है, जितने भी आइसोमर्स हैं उनका क्या रहेगा बेटा? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। फॉर्मूला तो सेम रहता ही है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब ऐसा नहीं कि केवल चैन आइसोमर्स के लिए, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हम एग्जांपल्स पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा डिटेल में हर एक टाइप के आइसोमर्स में। तो इस चीज को हमेशा देखना है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम ही रहे। ठीक है, कुछ दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं बेटा। यहां पर देखना, अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है? CH3 CH2, ये CH2, ये CH2 और यहां पर ये CH2Cl। ठीक है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें ये है CH3 CH CH3, ये CH3 और ये क्या है? Cl। अगर आप दोनों जगह देखोगे तो क्या दिखेगा? दोनों जगह नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5, यहां भी नंबर ऑफ कार्बन देखोगे तो 1 2 3 4 5। तो हाइड्रोजन के नंबर तो सेम निकलने वाले हैं और एक एक Cl दोनों जगह पर है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन अगर दोनों आइसोमर्स में हम पेरेंट चेन को निकालते हैं, यहां पर पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा बेटा? जिसमें कार्बन नंबर सबसे ज्यादा होंगे। तो यहां क्या दिख रहा है? पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? यहां पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है ये कितने हैं? ये 5 कार्बन है। वैसे ही इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल में जब हम पेरेंट चेन को निकालने के लिए जाएंगे तो ये कैसे निकल कर आ जाएगा? 1 2 3 4। एक्चुअल में पेरेंट चेन ये निकल कर आएगा। समझ में आ गया? और ये तो एक्चुअल में सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो यहां पर जब हम पेरेंट चेन को देखेंगे तो इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन निकल कर आएंगे। दोनों जगह क्लियरली दिख रहा है कि एक्चुअल में
पेरेंट चेन की लेंथ अलग हो गई, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन सब कुछ सेम है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है नहीं। दूसरी चीज, यहां पर जो पेरेंट चेन है उसके नंबर ऑफ कार्बन अलग हो गए। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जरूरी नहीं कि पेरेंट चेन ही अलग हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि साइड चेन अलग हो जाए। अगर साइड चेन अलग हो जाएगी तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ध्यान देना यहां पर, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल दे रखा है ये कुछ ऐसा, ठीक है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल दे रखा है जो कि है ऐसा। अब दोनों जगह अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों मॉलिक्यूल में, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन इसमें भी है, दोनों में 7 कार्बन है, कोई क्योंकि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम रहेंगे। ठीक है, आपको पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों जगह नंबर ऑफ, कोई पाई बॉन्ड नहीं आया है, कोई रिंग नहीं आई, दोनों का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम है, कार्बन सेम है, तो फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम रहने वाले हैं। ठीक है, अब आप यहां देखोगे कि पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो यहां इस मॉलिक्यूल में ध्यान देना बेटा, इसमें अगर आप नंबर ऑफ कार्बन देखोगे पेरेंट चेन में, ठीक है, तो यहां पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है ये कितने हैं, 5 कार्बन। इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल में जब आप ये पेरेंट चेन को देखोगे तो यहां पर भी पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है ये कितने हैं, 5 कार्बन। तो यहां पर भी पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, वहां पर भी पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, लेकिन अब यहाँ पेरेंट चेन में डिफरेंस नहीं है, साइड चेन में डिफरेंस है। अगर आप इसकी साइड चेन को देखोगे तो इसकी साइड चेन कौन सी है, इसकी साइड चेन इथाइल है, इसकी साइड चेन कौन सी है, इथाइल है, 2 कार्बन वाली साइड चेन है। लेकिन आप इसके अगर साइड चेन को देखोगे तो इसकी साइड चेन क्या दिखाई दे रही है, 2 मिथाइल है। यहां पर जो साइड चेन है ये डाई मिथाइल है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पेरेंट चेन ही अलग होगा, साइड चेन भी अलग हो सकता है। अगर साइड चेन भी अलग होता है तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। समझ में आ गया, तो ये दोनों जो आइसोमर्स हैं, ये दोनों जो कंपाउंड है, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, चेन आइसोमर्स का रिलेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, मान लेते हैं हमारे पास ये 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ पर भी 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दे रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों जगह पेरेंट चेन सेम है, दोनों जगह पेरेंट चेन क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है, दोनों जगह पेरेंट चेन क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। 6 मेंबर्ड रिंग है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। लेकिन साइड चेन डिफरेंट हो गई बेटा दोनों मॉलिक्यूल में, दोनों मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है, साइड चेन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि पहले वाले मॉलिक्यूल में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि जो साइड चेन है वो इथाइल है, जबकि दूसरे वाले मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है, 2 मिथाइल है। तो दोनों जगह क्योंकि साइड चेन डिफरेंट है तो भी हम इन दोनों को क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या हैं, चेन आइसोमर्स हैं। मेरे हिसाब से डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। हम इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जरूर करेंगे बेटा, ठीक है, लेकिन पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है। तो चेन और पोजीशन में क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, चेन आइसोमर का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया, साथ में पोजीशन आइसोमर की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं बहुत सारे एग्जांपल के साथ, और फिर उसके बाद दोनों को कंबाइन करके जैसे अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा, लेकिन या तो पेरेंट चेन अलग हो या तो साइड चेन अलग हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। क्लियर है। लेकिन अब दूसरे तरीके के आइसोमर्स पर आ जाते हैं जिसका नाम क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पोजीशन में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है ये पहले लिख लेते हैं। कौन से आइसोमर्स को हम पोजीशन आइसोमर्स बोल सकते हैं, पहली चीज तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना ही चाहिए। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आइसोमर्स अगर हैं तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना ही चाहिए बेटा। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए अगर कोई है तो, और इसके साथ ही सेम पेरेंट चेन भी होना चाहिए। ठीक है, सेम पेरेंट चेन भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है, साइड चेन भी सेम रहे, अलग नहीं, अगर साइड चेन अलग हो गई तब तो हम उसे चेन आइसोमर्स बोल देंगे। ठीक है, तो सेम पेरेंट चेन हो एंड साइड चेन हो।
लेकिन उस साइड चेन की पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेम रहेगी। मतलब जो चीज चैन आइसोमर्स बनाती है, जिस चीज में डिफरेंस को चैन आइसोमर्स हम बोलते हैं, वो सेम रहना चाहिए। मतलब पेरेंट चैन अलग ना हो वरना तो हम चैन आइसोमर बोल देंगे, साइड चैन अलग ना हो वरना हम चैन आइसोमर्स बोल देंगे। लेकिन इसमें पेरेंट चेन और साइड चेन सेम रहेगा, बट पोजीशन ऑफ, बट जो नॉमेनक्लेचर करते समय हम पोजीशन लिखते हैं, 1 मिथाइल या 2 मिथाइल या 1 क्लोरो या 2 ब्रोमो या 3 नाइट्रो, अलग अलग पोजीशंस लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट के लिए या फंक्शनल ग्रुप के लिए या मल्टीपल बॉन्ड के लिए। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, या फिर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप, इन तीनों में से किसी एक की पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहे लेकिन उसकी पोजीशन अलग होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक चीज की पोजीशन में डिफरेंस है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। इसलिए उसका नाम पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, इनमें से किसी एक की पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसे क्या चीज, पोजीशन आइसोमर्स। एग्जांपल के लिए पहला एग्जांपल हम किसका देखते हैं बेटा, एल्केन का। ठीक है, यहां पर देखना, ये एक है एल्केन और ये एक है एल्केन। ठीक है, अब यहां पर अगर आप आईयूपीएसी नेम देखोगे तो नंबरिंग तो आप कर सकते हो 1 2 3 4 5। एक्चुअल में इसका नाम आप क्या लिखोगे, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है ना, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। वहीं पर इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो आना ही चाहिए बेटा, अगर आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, क्योंकि हर बार आपको क्वेश्चन में स्ट्रक्चर नहीं देगा, कई बार वो आपको आईयूपीएसी नेम भी दे देगा, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आने चाहिए। ठीक है, यहां पर दो चीजों में क्या डिफरेंस है, आईयूपीएसी नेम अलग है बेटा, किसी को लग रहा होगा कि लेटर्स तो सेम ही है लेकिन नंबर अलग है, यहाँ 2 मिथाइल है और यहाँ 3 मिथाइल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों जगह क्या है, पेरेंट चेन सेम है, साइड चेन भी सेम है। दोनों जगह पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, इसमें भी पेरेंट चेन में क्या है, 5 कार्बन है। दोनों जगह साइड चेन, यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, लेकिन ये जो मिथाइल की जो पोजीशन है इसमें डिफरेंस है। यहां पर मिथाइल थर्ड वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, लेकिन जो सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल दिख रहा होगा आपको, उसमें सेकेंड वाले कार्बन पर वो मिथाइल प्रेजेंट है। तो दोनों जगह क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, मिथाइल। ये जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है इसकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इन आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। समझ में आ गया बेटा, तो पोजीशन आइसोमर्स का डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एल्केन के केस में होगा, एल्कीन के केस में भी हो सकता है, मतलब पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड की भी बदल सकती है। एग्जांपल के लिए ध्यान देना, जैसे ये ब्यूट 1 इन है और ये दूसरा एग्जांपल हुआ ब्यूट 2 इन हुआ, दोनों जगह पेरेंट चेन सेम है। ठीक है, यहां पर भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, यहां पर भी पेरेंट चेन में कितने हैं, 4 कार्बन, लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यहां फर्स्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यहां सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है बेटा। ठीक है, तो ये ब्यूट 1 इन हुआ, ये ब्यूट 2 इन हुआ, यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। समझ में आया, तो ऊपर वाले दोनों मॉलिक्यूल पोजीशन आइसोमर क्यों थे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अलग होने के कारण। ये दोनों मॉलिक्यूल पोजीशन आइसोमर्स क्यों है, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड अलग होने के कारण। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा कि पेरेंट चेन सेम होना चाहिए, लेकिन ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान देना, अगर मान लेते हैं आपके पास ऐसा कुछ है और एक दूसरा मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है, ठीक है, अब आप इसको पोजीशन नहीं बोलोगे, पोजीशन आइसोमर्स तभी होंगे जब पहले आपको चेक कर लेना है कि वो चेन आइसोमर्स तो नहीं है, पेरेंट चेन और साइड चेन सेम होना चाहिए। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन पेरेंट चेन में है। ठीक है, वहीं पर इसके पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन देखोगे, यहां पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है,
3 ही कार्बन है, तो अब ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं हो सकते। पोजीशन आइसोमर्स के लिए पैरेंट चेन और साइड चेन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, ये क्या है, ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं, नॉट पोजीशन आइसोमर्स, नॉट पोजीशन। तो किसी को ऐसा लग सकता है कि सर ये मिथाइल वाला जो है इसकी पोजीशन अलग है, ठीक है ना, इसकी पोजीशन अलग है, लेकिन हम उसे पोजीशन आइसोमर नहीं बोलेंगे क्योंकि पहले पैरेंट चेन तो सेम होना चाहिए पोजीशन देखने के लिए। तो ध्यान रखना है बेटा, हमेशा पोजीशन आइसोमर्स बताने के लिए पहले आपको चेन आइसोमर्स चेक करना कंपलसरी, बिना चेन आइसोमर्स चेक किए हुए आप पोजीशन कभी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि पैरेंट चेन और साइड चेन सेम होना ही चाहिए, ठीक। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल ये है जिसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ नंबरिंग अगर करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ अगर आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, दोनों में से किसी भी साइड से करो ये थर्ड पर ही आएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर पेरेंट चेन सेम है, ठीक है ना, दोनों जगह पेरेंट चेन सेम है, लेकिन ये जो मल्टीपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। पहली चीज मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है। अगर इसके पास 2 पाई बॉन्ड है तो उसके पास भी 2 पाई बॉन्ड है, तो फिर आपको पूरे हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा, कार्बन सेम होनी चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, पेरेंट चेन भी सेम है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है तो हम इसे क्या बोल देंगे, इन दोनों को बोल देंगे पोजीशन आइसोमर्स हैं ये। समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में ही डिफरेंस से हम बोल पाएंगे, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी अलग हो सकती है। एग्जांपल के लिए ध्यान देना, अगर हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, क्या चीज, ये OH है, एक दूसरा मॉलिक्यूल दे रखा है जिसमें OH यहां पर है। अब अगर आप यहां पर देखोगे कि पेरेंट चेन क्या है, तो इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, इसके पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, इसके पेरेंट चेन में भी 5 कार्बन है, पेरेंट चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब चेन आइसोमर तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इस OH की पोजीशन पर देखोगे तो ये थर्ड कार्बन पर है, यहां पर OH की पोजीशन देखोगे तो सेकंड वाले कार्बन पर है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग है। अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग है तो ऐसे केस में हम इन दोनों को क्या बोलेंगे बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो पोजीशन आइसोमर्स के लिए पहले चेन आइसोमर्स चेक करना जरूरी है। एक दूसरा एग्जांपल देखना, ठीक है, ये हो गया COOH, ठीक है, और ये हो गया COOH। यहां देखना, अब आपको इसको देखने से ऐसा लग सकता है कि इसमें पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप अलग है, लेकिन पहले पेरेंट चेन चेक करना है बेटा, ठीक है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर पेरेंट चेन जो है वो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, यहां पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो चेन की, वो कहां से स्टार्ट होगी, इस वाले कार्बन से जो कार्बन कंटेनिंग मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है, 1 2 3 4, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो किसी को ऐसा लग सकता है कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप एंड वाले कार्बन पर है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप सेकंड वाले कार्बन पर है, तो दोनों की पोजीशन अलग है। बिल्कुल नहीं, पहले पेरेंट चेन चेक करना है कि पेरेंट चेन सेम है या नहीं। यहाँ पर पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, ठीक है, जबकि यहाँ पेरेंट चेन में कितने हैं, 4 कार्बन है। तो एक्चुअल में ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ये चेन आइसोमर्स होंगे, पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये वाले एग्जांपल्स किसके एग्जांपल्स हैं, ये चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है, नॉट पोजीशन आइसोमर्स। तो कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे शुरुआत में चेन आइसोमर्स चेक नहीं करते, केवल ऐसे देखते हैं और देखकर देखते हैं कौन से एग्जांपल के सिमिलर था। तो किसी को लग सकता है इस एग्जांपल के सिमिलर जैसा लग सकता है किसी को, ठीक है, कि वहां पर COH पहले एंड पर आया और COH बीच में आया तो पोजीशन अलग हो गई। नहीं, पहले पेरेंट चेन आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये पोजीशन आइसोमर है, सॉरी पोजीशन आइसोमर नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, चेन आइसोमर्स है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, नेक्स्ट वाला एग्जांपल कौन सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखना, बेंजीन हो गया, यहाँ पर ये OH हो गया, ये Cl हो गया, ठीक है, ये दूसरा कंपाउंड हो गया जिसमें ये OH हो गया, ये Cl हो गया। अब आप दोनों मॉलिक्यूल को अगर देखोगे तो इतना तो क्लियर है कि दोनों जगह पेरेंट चेन सेम है,
ठीक है, बेंजीन दोनों जगह पैरेंट चेन है, दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ठीक है, CL सेम है, OH सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन दोनों जगह ये जो फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट के जो नंबर्स है वो चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 1 और ये 2, और ये हो जाएगा 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर जो पोजीशन है ये 1 और 2 पर ये प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, जबकि यहाँ पर 1 और 3 पर प्रेजेंट है। तो पैरेंट चेन सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन पोजीशन में डिफरेंस है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, पोजीशन आइसोमर्स बोल देंगे। समझ में आ गया? तो यहां बहुत सारे एग्जांपल से तो हमने ये देख लिया है कि चैन आइसोमर्स किसको बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स किसको बोलेंगे, और पोजीशन आइसोमर्स चेक करने के लिए हमेशा पहले चैन पहले चेक करना है, ठीक है। चैन आइसोमर जब नहीं होगा तभी हम पोजीशन बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब इन पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। उसका रीजन ये है बेटा कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं उसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है निकालने का, आपको वो एक सीक्वेंस में निकालना सीखना पड़ेगा, और उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जब हम स्टीरियो आइसोमर्स पर जाएंगे तो स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के तरीके होते हैं। एक कंपाउंड अगर दिया रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहता है, तो उसके और कितने आइसोमर्स होंगे ये निकालने के तरीके होते हैं, ठीक है, फॉर्मूले होते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कोई भी तरीके नहीं, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। एक आध केस के लिए अगर एप्लीकेबल है तो दूसरे केस में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो शॉर्टकट तरीका नहीं फॉलो करना इसमें कभी भी, इसके नहीं होते कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूले। आप कितना भी ट्राई कर लो, शुरुआत में स्टूडेंट इसी के पीछे लगे रहते हैं कि किसी तरीके की ट्रिक मिल जाए, इसमें वो नहीं है बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालते समय स्पेशली, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए बहुत शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, लेकिन स्ट्रक्चरल के लिए, स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं, स्ट्रक्चरल के लिए नहीं, ठीक। अब यहां जितने भी दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन कैसे कैसे अलग अलग तरीके के बन सकते हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन चैन आइसोमर है और कौन पोजीशन आइसोमर है। ध्यान देना बेटा, अभी हम दूसरे टाइप के आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के जब आपको क्वेश्चन आएंगे कि किसी कंपाउंड के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं, तो उसमें और भी दूसरे तरीके के स्ट्रक्चरल होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होता है, मेटामेरिज्म होता है, लेकिन उसको अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। एक बार जब हम सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ लेंगे तो फिर उनके कंबाइंड क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा फोकस सिर्फ चैन और पोजीशन आइसोमर्स पर है, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई करते समय आप क्या देखोगे, यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही है बेटा, दिख रहा है। तो कंफ्यूजन कहां हो सकता है कि दोनों जगह किसी को लग सकता है कि पैरेंट चेन अलग है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि जल्दी से आंसर निकालना है बिना लिखे या बिना चेक किए। किसी सबको क्या लग सकता है कि यहाँ दोनों जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है और पैरेंट चेन तो अलग है क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, बट नंबर ऑफ कार्बन ही सेम नहीं है। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन क्योंकि सेम नहीं है तो एक्चुअल में ये किसी भी तरीके के आइसोमर्स नहीं है, ना तो चैन और ना ही पोजीशन, ना ही स्ट्रक्चरल ना ही स्टीरियो, ये आइसोमर्स ही नहीं है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग है, नंबर ऑफ कार्बन ही अलग है। क्लियर हुआ? तो ये तो चेक करना है बेटा, कई बार इसमें सिले मिस्टेक्स हो जाती हैं। दूसरा वाला केस देखते हैं, यहां पर आपको क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है दोनों जगह, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अब पेरेंट चेन देखते हैं, इसमें पेरेंट चेन क्या होगा, 1, एक मिनट बेटा, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहां पर देख लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अब अगर आप देखोगे तो पेरेंट चेन दोनों जगह सेम है, यहां पर भी पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, यहां पर भी पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ जो OH है इसकी पोजीशन 1 पर है, जबकि यहाँ OH है इसकी पोजीशन 3 पर है। तो एक्चुअल में ये जो दोनों मॉलिक्यूल होंगे ये किस तरीके के हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है ना, ये हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है एक्चुअल में कि दोनों जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, OH सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही आने वाला है, लेकिन OH की पोजीशन में डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है। तीसरे वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 तो इधर सब्स्टिट्यूएंट चला गया, तो एक्चुअल में पेरेंट चेन में ही डिफरेंस आ गया। यहां पर आपको क्या दिखेगा कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, जबकि आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि पेरेंट चेन में कितने हैं, 4 कार्बन है। तो दोनों जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन सेम ही होने वाले हैं, बट
पेरेंट चेन के कार्बन अलग है, पेरेंट चेन के अगर कार्बन अलग है तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा, इन्हें हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, फोर्थ वाले एग्जांपल को देखना बेटा ध्यान से। CH3 CH2 CH2 CHO CH3 CH CH3 CH2 OH। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन को देखोगे 1 2 3 4 1 2 3 4, कार्बन तो 4 ही है, ऑक्सीजन दोनों जगह है, लेकिन एक्चुअल में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम नहीं है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, किसके, CHO के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, तो एक्चुअल में ये CHO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब आपको दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या दिखाई देगा कि एक्चुअल में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम नहीं है। यहाँ एक पाई बॉन्ड है लेकिन वहां पर एक कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं होने वाले। ठीक है, ये दोनों आइसोमर्स नहीं हो सकते। हम लोगों ने क्या बोला है, जो भी आइसोमर्स हैं उसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर सेम नहीं है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो ही नहीं सकते, वो आइसोमर्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, या तो वहां रिंग होना चाहिए था, ठीक है, तो एक रिंग का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एक हो जाता और यहाँ एक पाई बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एक हो जाता। लेकिन अब आपको क्या दिखेगा, अगर आप हाइड्रोजन के नंबर काउंट करोगे तो आपको मैच करता हुआ नहीं दिखेगा। 3 हाइड्रोजन, ये 2 5 और ये 2 7 और एक 8, यहाँ 3 3 6, ये 7, ये 8 9 और ये 10, क्लियरली दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग है। नॉर्मली हमारा ध्यान किन पर रहता है, जो कार्बन एटम्स रहते हैं उन पर चले जाता है आसानी से, या जो दूसरे एटम्स होते हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर सल्फर या कोई दूसरे तरीके के जो भी एटम्स होते हैं उन पर ध्यान हमारा पहले चले जाता है, बट हाइड्रोजन हम मिस कर जाते हैं बहुत बार। तो हाइड्रोजन चेक करने का बहुत सही तरीका है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी एटम तो क्लियरली दिखाई दे जाते हैं। तो एक्चुअल में ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोमर्स ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर सेम नहीं है। ठीक है ना, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नॉट सेम, या इसको कैसे निकाला है हम लोगों ने, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर आते हैं। यहां आपको क्या दिखेगा, यहां भी अल्कोहल है, वहां पर भी अल्कोहल है, नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों जगह है। पेरेंट चेन ले लेते हैं, अब कौन सा होगा, यहाँ पर पेरेंट चेन को देखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं बेटा, OH वाले कार्बन को अब 1 नहीं मिल सकता, एंड से स्टार्ट करेंगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4 और 5 पेरेंट चेन ये होगा बेटा, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। समझ में आया? तो नॉमेनक्लेचर वाले जो रूल्स होते हैं उसी को फॉलो करना है। यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बन कितने हैं, 4, यहाँ पर जो पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो पेरेंट चेन अलग है। पेरेंट चेन अलग है तो ये किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ये चेन आइसोमर्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बेंजीन पर 2 Cl है, वहां पर भी बेंजीन पर 2 Cl है, लेकिन ये फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर है, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पर है, दोनों जगह पेरेंट चेन सेम है, जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट है वो भी सेम है, लेकिन उनकी पोजीशन अलग है। तो ऐसे केस में हम इसे क्या बोल देंगे, पोजीशन आइसोमर्स बोल देंगे। समझ में आ गया? ये पहले तरीके का क्वेश्चन हुआ बेटा, जिसमें हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया है कि किनको हम चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं, किनको हम पोजीशन आइसोमर्स बोल सकते हैं और किनको आइसोमर्स बोल ही नहीं सकते। ठीक, अब दूसरे तरीके के क्वेश्चंस पर आते हैं। इसको बहुत ज्यादा सीखना है आपको बेटा, और इसलिए इसमें हम 9-10 एग्जांपल्स लेंगे केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये आपको शॉर्टकट फॉर्मूले से नहीं आएगा, ये आपको बनाकर सीखना है। ठीक, तो इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ऑल पॉसिबल चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कैसे निकालते हैं इसको सीखने वाले हैं। कोई भी एक इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा और हम उससे ये पता करेंगे कि उसके कितने चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, कितने पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं। जब हम दूसरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ लेंगे तो दूसरे तरीके के आइसोमर्स को भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आप इसका जनरल फॉर्मूला से ये बता सकते हो कि ये कौन से होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, CnH2n+2 वाले जनरल फॉर्मूले को मैच करता है, मतलब एक्चुअल में ये क्या है, एल्केन है। ठीक है, अब ये एल्केन है मतलब हमें कोई भी पाई बॉन्ड रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें कोई भी पाई बॉन्ड रखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम
जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहां मैं पहले ही बता देता हूं बेटा, सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होती है, हम रैंडमली कोई भी पोजीशन, कोई भी चैन आइसोमर्स बनाने की कोशिश करने लगते हैं। और उसमें क्या होता है, कई बार एक ही फॉर्मूला 2 बार रिपीट कर देते हैं, हम एक ही स्ट्रक्चर को 2 बार ड्रॉ कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी आइसोमर मिस ना करो, इसको इसके लिए आपको करना क्या है, एक सीक्वेंस में सारे स्ट्रक्चर निकालने हैं। सीक्वेंस में कैसे स्ट्रक्चर निकालने हैं, हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाला पेरेंट चेन पहले लोगे, फिर उससे एक कम कार्बन वाला पेरेंट चेन लोगे, फिर अगर उससे और भी कम पॉसिबल हो पाएगा उसको लोगे। ठीक है, तो जब भी आप क्या कर रहे हो, जितने भी आइसोमर्स बना रहे हो, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टेप क्या, किस सीक्वेंस में जाना है, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए आपको आइसोमर्स निकालने के लिए, आपको क्या करना है, हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन वाला पेरेंट चेन लेना है। मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन वाला पेरेंट चेन लेना है। यहाँ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं बेटा, रैंडमली कोई भी सीक्वेंस कैसा भी लेने लगते हैं, पहले कम कार्बन वाला, फिर ज्यादा कार्बन वाला, फिर कम कार्बन वाला, उसमें फिर कभी पता ही नहीं चलता कि हमने सारे केस लिए हैं या नहीं लिए। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल पेरेंट कार्बन वाला पेरेंट चेन लेंगे, फिर उससे 1 लेस कार्बन वाला पेरेंट चेन लेंगे। ठीक है, 1 लेस कार्बन वाला फिर पेरेंट चेन लेंगे, फिर उससे भी कम कार्बन वाला पेरेंट चेन लेंगे। वैसे एक एक कम कार्बन करके हम क्या कर लेंगे, पेरेंट चेन लेंगे, और हर पेरेंट चेन में जितने भी तरीके के पोजीशंस बन सकते हैं वो सारी पोजीशंस बनाएंगे। मतलब पहले नंबर ऑफ कार्बन देख लेंगे कितने पेरेंट चेन हो सकते हैं, और फिर उसमें सारे सब्स्टिट्यूएंट को अलग अलग पोजीशन पर डालकर देखेंगे। मतलब इसमें जितने भी पोजीशंस बन सकते हैं उसको देखेंगे, इसमें जितने भी पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं उसको देखेंगे, फिर इसमें जितने भी पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को ध्यान से देखना बेटा, तभी ये समझ में आएगा इस रूल का मतलब क्या है। C4H10, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 4 कार्बन होंगे। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कार्बन 4 कार्बन वाले होंगे, ये एक हो गया। ठीक है, अब इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट रहेगा नहीं, C4H10 हो गया। नेक्स्ट हमने क्या बोला, इसके बाद एक कम कार्बन वाला फिर पेरेंट चेन लेंगे। 4 कार्बन के बाद इससे कम कार्बन वाला पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, 3 कार्बन वाला। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखने के लिए अब एक सब्स्टिट्यूएंट डालना पड़ेगा हमें। एक सब्स्टिट्यूएंट कहां पर डालेंगे, ये बीच वाले कार्बन पर। एंड वाले कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं डाल सकते बेटा, क्योंकि अगर एंड वाले कार्बन पर डाला तो ये वापस से ब्यूटेन ही बन जाएगा। समझ में आ गया ना, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ 3 कार्बन वाला पेरेंट चेन लिया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखने के लिए जो एक कार्बन कम किया था इसमें से, उसको ऐसा सब्स्टिट्यूएंट रख दिया। अब इसमें कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। इस कार्बन को मैं इधर भी ले जाऊंगा तो 4 कार्बन वाला बन जाएगा पेरेंट चेन, इधर ले जाऊंगा तो भी 4 कार्बन वाला पेरेंट चेन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं 2 कार्बन वाला ले सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें मैं कैसे भी करूं, अब यहाँ 2 कार्बन हो गया तो 2 कार्बन बच गए हैं 4 कार्बन वाले कंपाउंड बनाने के लिए। तो 2 कार्बन को मैं यहाँ कैसे भी करूं, इन दोनों में से ही कुछ एक आएगा। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक आएगा, मतलब 2 कार्बन वाला पेरेंट चेन यहाँ पर नहीं हो सकता अब। तो हमारे पास जो आइसोमर्स बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे, 2। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 2 हो जाएंगे। क्लियर हुआ इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा एक कार्बन बढ़ाकर देखते हैं। यहाँ देखना C5H12 है, आप फिर से देखोगे तो फॉर्मूला कौन सा है, CnH2n+2 वाला फॉर्मूला है। मतलब एक्चुअल में ये फॉर्मूला किसका है, एल्केन का फॉर्मूला है। अब ये जब एल्केन का फॉर्मूला है तो फिर से हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पहले मैक्सिमम कार्बन वाला पेरेंट चलेंगे, फिर उससे एक कम कार्बन, फिर उससे एक कम कार्बन। देखना शुरुआत में हम क्या करेंगे, 5 कार्बन ले लेंगे, ये 5 कार्बन हो गया, C5H12 हो गया, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगा क्योंकि कोई कार्बन बाकी नहीं है। लेकिन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे एक कार्बन कम वाला पेरेंट चेन ले लेंगे, इससे कम कार्बन एक कार्बन कम वाला पेरेंट चेन कितना हो जाएगा, 4 कार्बन। ये 4 कार्बन हो गया, मतलब एक कार्बन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट रखना पड़ेगा हमें। अब एक कार्बन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट रखा तो मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ और मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, लेकिन दोनों का IUPAC नेम तो सेम ही होगा। इसको मैं ऐसा फ्लिप कर दूं, ऐसा पलटा दूं, तो दोनों सेम ही है एक्चुअल में स्ट्रक्चर। इसका भी IUPAC नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा, इसका भी IUPAC नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। तो अगर कोई सिमिलर आ रहा है तो हम फिर उसे काउंट नहीं करते। ठीक है ना, ये सिमिलर स्ट्रक्चर है बेटा, तो अगर ये सिमिलर स्ट्रक्चर है तो ऐसे केस में इसे फिर काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये एक बार काउंट हो चुका है। समझ में आया, ये आइडेंटिकल ही बन रहा है।
अब लास्ट वाले कार्बन पर मिथाइल लगा दूं तो ये 5 कार्बन वाला ही पेरेंट चेन बन जाएगा, फिर लास्ट वाले कार्बन पे नहीं रखूंगा, ये बीच वाले 2 में रख कर देखा, 2 में से किसी भी जगह पर रखूंगा तो एक ही तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैं एक ही जगह एक ही मॉलिक्यूल को यहाँ काउंट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर पर आते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 कार्बन ले लिया हम लोगों ने, 3 कार्बन पेरेंट चेन में ले लिया। अब अगर 3 कार्बन हम लोगों ने पेरेंट चेन में ले लिया तो सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन जाने चाहिए, 2 कार्बन। अगर 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट में ऐसे रखता हूं तो यहां गड़बड़ हो रही है, क्या कि पेरेंट चेन 4 कार्बन वाला हो गया, उसको नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है ना, इस वाले कंपाउंड को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 4 कार्बन वाला पेरेंट चेन तो ले चुके हैं हम, मतलब 2 कार्बन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं ले सकता, एक एक कार्बन करना पड़ेगा मुझे सब्स्टिट्यूएंट में। मतलब मैं क्या करूंगा, ये 3 कार्बन जो पेरेंट चेन था, एक कार्बन ऊपर सब्स्टिट्यूएंट रखा, एक कार्बन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट रखा, क्योंकि इसकी जगह मैं कैसे भी सब्स्टिट्यूएंट रखना चाहूं वो या तो ये कंपाउंड बनेगा या तो ये कंपाउंड बनेगा, मतलब 4 कार्बन वाला पेरेंट चेन या 5 कार्बन वाला पेरेंट चेन बनेगा, जिसको हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। समझ में आया। तो एक्चुअल में इसमें जितने आइसोमर्स बनेंगे, ये जो भी आइसोमर्स बनेंगे कितने बनेंगे, 1 2 3, तो 3 टोटल चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं इस वाले फॉर्मूले के साथ। समझ में आया ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा एक सीक्वेंस में फॉलो करना है आपको। पहले हम लोगों ने 5 कार्बन वाला बनाया, फिर हम लोगों ने 4 कार्बन वाला बनाया, फिर हम लोगों ने 3 कार्बन वाला बनाया। तीनों के केस में एक एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स ड्रास्टिकली बढ़ते हैं। अब कोई अपने मन से रूल मत बना लेना कि कार्बन नंबर 5 रहेगा तो 3 रहेगा, वहां सब्स्टिट्यूएंट बदलेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बदल जाएंगे, या एल्केन की जगह नंबर एल्कीन आ गया तो नंबर ऑफ आइसोमर्स बदल जाएंगे। क्लियर है। तो आपको ये सीक्वेंस में बनाकर देखना है। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, 5 कार्बन के बाद सीधे 3 कार्बन पर आ जाते हैं, फिर 4 कार्बन पर जाते हैं, फिर 3 कार्बन को चेक करते हैं। उसमें कई बार क्या होता है कि रिपीटेड चीज हो जाती है और पता भी नहीं चलता। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर चलते हैं बेटा, खुद से ट्राई कर पाओगे क्या। C6H14 है, C6H14 है तो आपको फिर से दिखेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा है, CnH2n+2 का है। इसका मतलब कौन सा है, एल्केन है। अगर ये एल्केन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 कार्बन वाले से स्टार्ट करेंगे। पहले 6 कार्बन वाला बनाएंगे, फिर 5 कार्बन वाला बनाएंगे, फिर 4 कार्बन वाला बनाएंगे, फिर 3 कार्बन वाला अगर पॉसिबल हो पाएगा तो बनाकर देखेंगे। ठीक है ना, इस सीक्वेंस में चलना है। यहाँ पर 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, C6H14 हो गया। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये एक ही केस है। अब हम क्या करेंगे, 5 कार्बन वाला पेरेंट चेन ले लेंगे। 5 कार्बन को ऐसा पेरेंट चेन ले लिया तो अब क्या हो जाएगा, एक कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट जाएगा, मतलब मिथाइल एज सब्स्टिट्यूएंट जाएगा। तो वो जो मिथाइल है मैं यहां पर भी रख सकता हूं, और वो जो मिथाइल है मैं उसे यहां पर भी रख सकता हूं। दोनों अब अलग हो गए बेटा, स्ट्रक्चर दोनों सेम नहीं है। यहां पर होगा 2 मिथाइल पेंटेन, यहां पर होगा 3 मिथाइल पेंटेन। यहां पर एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं बट फिर वो सेम हो जाएगा। ये 2 मिथाइल पेंटेन ही है, मतलब फर्स्ट और ये लास्ट वाला क्या है, सेम है। तो सिमिलर चीजें दोबारा नहीं बनानी है। समझ में आ गया। तो 5 कार्बन वाले पेरेंट चेन को लेकर हम लोगों ने 2 तरीके के पोजीशन आइसोमर्स बना लिए। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर अब इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। अब 4 कार्बन को ऐसा पेरेंट चेन ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गया। मतलब 2 कार्बन क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो जाएंगे। अगर मैं 2 कार्बन ऐसा कर दूं तो ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि इसमें क्या है, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, वो इसी के जैसे सिमिलर हो जाएगा, इसके जैसे। समझ में आ रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं उस 2 कार्बन को ऐसे कर दूं, ये भी गड़बड़ है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करना है, मतलब पेरेंट चेन ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लाना है जिससे पेरेंट चेन की नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाए। ठीक, अब हम देखते हैं 4 कार्बन अगर हैं तो एक मिथाइल को यहाँ और एक मिथाइल को यहाँ रख दूं। ठीक है, वैसे ही एक मिथाइल को यहाँ और एक मिथाइल को यहाँ रख दूं। ठीक, अगर मैं दोनों मिथाइल को यहाँ रखता हूं तो ये दोनों सेम ही हो गए। ठीक है ना, अगर ये दोनों सेम ही हो गए तो फिर इस वाले स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये भी 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ही है, तो उस वाले स्ट्रक्चर को नहीं लेना है। तो ऐसे सीक्वेंस में बनाकर चलना है, पहले सबसे ज्यादा कार्बन वाला, फिर उससे कम कार्बन, फिर उससे कम कार्बन।
तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने निकल कर आ रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ कितने हो जाएंगे बेटा, 5। क्लियर हुआ? तो ये हम लोगों ने कुछ एल्केन वाले एग्जांपल देखे। अब कुछ एल्कीन के एग्जांपल्स भी देखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा एकदम से नंबर बढ़ने लगते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर जब 4 ही कार्बन थे तो 2 आइसोमर, 5 कार्बन थे तो 3 हुआ, 6 कार्बन तो एकदम से, अब ये 6 कार्बन हुए तो अब एकदम से 5 हो गया। जब तक हम 9-10 कार्बन पर जाएंगे तो 50 से भी ज्यादा आइसोमर्स निकल जाएंगे, फिर इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो आपको जितनी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यूजुअली 6-7 कार्बन के ऊपर नहीं आते। ठीक है, इसीलिए क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स के क्वेश्चंस तो कैसे भी हो सकते हैं, बट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 8 9 10 कार्बन में बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज निकलने लगती है। और उतना एनटीए को भी पता है, ठीक है, जो नीट की एग्जाम के पेपर बनाते हैं उनको भी पता है कि उतने ज्यादा पॉसिबिलिटीज 1 मिनट के अंदर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम रहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के केस में। ठीक, नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं C4H8। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला किसको मैच करता है, CnH2n। CnH2n है मतलब क्या है, ये एल्कीन है। ठीक है ना, मतलब इस पर एक डबल बॉन्ड आएगा अगर चेन और पोजीशन बनाएंगे। इसमें एक रिंग चेन आइसोमर भी बन सकता है बेटा, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोल रखा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए। अगर पाई बॉन्ड के पास, पाई बॉन्ड अगर इसके पास है तो इसके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, रिंग वाले में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। लेकिन अभी हमारा पर्पस रिंग वाले कंपाउंड बनाना नहीं है। आज वाले लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें केवल चेन और पोजीशन वाले आइसोमर्स ही बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और भी तरीके के आइसोमर्स हो सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम केवल चेन और पोजीशन आइसोमर्स निकालना सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, चेन और पोजीशन आइसोमर्स निकालने के लिए आपको ये तो समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कार्बन वाला पैरेंट चेन लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इस 4 कार्बन वाले पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड को रखेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड को इस वाली पोजीशन पर भी रख सकते हैं और डबल बॉन्ड को इस वाली पोजीशन पर भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो दोनों पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड आ सकते हैं क्योंकि ये पोजीशन आइसोमर बन सकता है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में वैसा केस नहीं बन रहा था क्योंकि वहां कोई पाई बॉन्ड नहीं था, कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं था मैक्सिमम कार्बन पर, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन के कारण पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं। 4 कार्बन वाले केस हो गए। अब हम चलेंगे किस पे, 3 कार्बन वाले केस पर। 3 कार्बन वाले में पेरेंट चेन ये हो गया तो 1 कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा क्योंकि 4 कार्बन तो होने चाहिए। अब यहाँ पर C4H8 तभी होगा जब इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड लगा देंगे। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ होगा, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आपको दिखेगा कि ये तीनों चीजें सेम ही है। दो, इसका भी नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, ये भी 2 मिथाइल प्रोपीन, ये भी 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये वाले जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं इसको काउंट नहीं करने का। समझ में आ गया? तो एक्चुअल में यहाँ पर जो टोटल चैन और जो पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, केवल 3 ही बनेंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक, तो ध्यान रखना है इस चीज का। यहाँ और भी तरीके के आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं लेकिन हम लोगों ने केवल चैन और पोजीशन आइसोमर्स निकाले हैं। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में, C5H10। ठीक है, C5H10 फिर से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिखेगा, CnH2n, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, एल्कीन का। अगेन ध्यान देना है, हम केवल चैन एंड पोजीशन आइसोमर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ और भी दूसरे तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं, इनफैक्ट स्टीरियो आइसोमर्स भी हो सकते हैं। हम केवल चैन और पोजीशन आइसोमर्स कितने बनेंगे ये निकालना सीख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखना C5H10 जो है, ठीक, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि 5 कार्बन केवल ओपन चैन वाले बना रहे हैं कंपाउंड हम। ठीक है, यहाँ 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन में यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, हमें यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊं तो इसके जैसा ही बनेगा, लास्ट वाले में डबल बॉन्ड लगाऊं तो पहले वाले कंपाउंड के जैसा ही बनेगा। मतलब इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती, तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि अब डबल बॉन्ड को मैं कैसे भी रखूं 5वें कार्बन पर, इन दोनों में से कोई एक ही बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम किस पर आ जाएंगे, 4 कार्बन पर। 4 कार्बन हो गया तो अब मैं सब्स्टिट्यूएंट यहां रखूं या यहां रखूं, बात तो सेम ही है। तो यहां पर रख दिया हम लोगों ने।
अब यहां पर कितने केसेस बन सकते हैं? यहां एक डबल बॉन्ड बन सकता है, फिर यहां एक डबल बॉन्ड बन सकता है, फिर यहां एक डबल बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड यहां रखूं तो ये अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटवनीन। इसका भी 2 मिथाइल ब्यूटवनीन, केवल ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये मिथाइल ग्रुप उधर, ऐसा हो गया। तो ये वाले कंपाउंड को आपको काउंट नहीं करना है, समझ में आया? ठीक है। इसके बाद देखना, अगर मैं 3 कार्बन वाला बनाता हूं तो इस 3 कार्बन वाले में सब्सटीट्यूएंट लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ये इस 3 कार्बन वाले में हमें क्या लेना पड़ेगा? ये सब्सटीट्यूएंट लेना पड़ेगा। और ये जो सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा ये क्या हो जाएंगे? इथाइल नहीं रख सकता मैं, ठीक है। इथाइल क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा? 4 कार्बन वाला पैरेंट चेन हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता बेटा, ये 5 कार्बन हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे एक कार्बन पर, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है 3 कार्बन वाले, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके बाद वैसे इसके टोटल आइसोमर्स कितने निकल कर आ गए हैं? 5, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस को देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? चैन एंड पोजीशन आइसोमर्स निकालने हैं, लेकिन उन आइसोमर्स में एक कंडीशन लिख रखी है। क्या होना चाहिए? प्राइमरी अल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, ठीक है। मतलब यहां पर केवल अल्कोहल बनाना है, और ऐसे अल्कोहल बनाना है जिसकी डिग्री क्या रहे? 1 डिग्री रहे, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं? 4, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 4। ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CH2OH। समझ में आ गया आपको? ठीक है। ये तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल हो गया, क्योंकि OH एंड वाले कार्बन पर है। अगर OH मैं बीच वाले कार्बन पर ले आऊं तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। तो हमें सारे अल्कोहल नहीं निकालने हैं, हमें क्या निकालना है? केवल प्राइमरी अल्कोहल निकालना है। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर देखोगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 10 हो गए। मतलब इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं रहेगा, केवल सिंगल बॉन्ड रहेंगे, और अल्कोहल होना चाहिए वो भी 1 डिग्री वाला रहना चाहिए। अगर 1 डिग्री वाला अल्कोहल होना चाहिए, इसका कहने का मतलब है हम जो OH है उसे केवल एक ही कार्बन पर अटैच कराएंगे, और ये वाला कार्बन भी केवल एक दूसरे कार्बन से ही अटैच हो सकता है, तभी ये 1 डिग्री वाला कार्बन होगा, और इस पर अटैच वाला क्या हो जाएगा? 1 डिग्री वाला एल्कोहल होगा। इस कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते, इसकी इधर की चैन कैसे भी हो, ये 1 डिग्री ही होना चाहिए, और ये 1 डिग्री तभी रहेगा जब OH जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच होगा। अब इसके आगे पीछे कुछ भी चेंज हम कर सकते हैं। यहाँ कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ एक कार्बन रखें और यहाँ एक कार्बन रखें, ठीक है। यहां नहीं अटैच करा सकते, यहां अटैच करा देंगे तो इस कार्बन की डिग्री 2 हो जाएगी और वो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। समझ में आया? तो एक्चुअल में अब 3 कार्बन वाला अगर हम बनाने की कोशिश करें, ये 3 कार्बन वाला हो गया और ये OH हो गया। प्राइमरी होने के लिए इस वाले कार्बन से तो ये तो अटैच होना ही चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास रहेगा एक कार्बन, ठीक है। वो जो एक कार्बन है या तो इससे अटैच करेंगे या तो इससे, अगर इससे अटैच करेंगे तो वो पहले वाले जैसा ही बन जाएगा, मतलब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, जिसमें प्राइमरी बने। तो हम यहाँ पर पूरे हाइड्रोजन अटैच करके लिख देते हैं, ये CH3, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3। समझ में आ गया? तो ऐसे 2 ही प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको ये पूछा हुआ होता ऑल पॉसिबल अल्कोहल, प्राइमरी नहीं दिया होता, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा होता ऑल पॉसिबल अल्कोहल इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ, ठीक है, जो कि या तो चैन आइसोमर हो या तो पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। कौन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ? C4H10O के साथ। तो हम क्या करते हैं फिर ये प्राइमरी अल्कोहल वाली कंडीशन नहीं हो, सेकेंडरी भी हो जाए, टर्शरी भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ले लेंगे, ठीक है। इस पर एक बार OH यहां लगा देंगे, एक बार OH यहां पर लगा देंगे। अब यहां पर लगाएं तो ऐसा ही बनेगा, एंड वाले कार्बन पर लगाएं तो फर्स्ट जैसा ही बनेगा। फिर हम क्या करें? 4 कार्बन की जगह पैरेंट चेन में कितने रखें? 3 कार्बन रखें। अगर ये 3 कार्बन रखेंगे तो एक तो सब्सटीट्यूएंट रखना पड़ेगा कार्बन को। अब यहाँ अलग अलग जगह OH कैसे लगा सकते हैं? एक OH यहाँ पर लगा दें और एक OH यहाँ पर लगा दें,
ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 कार्बन वाला बना नहीं पाएंगे हम पैरेंट चेन, ठीक। तो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इन केस अगर ऑल पॉसिबल एल्कोहल बोला होता तो आंसर कितना हो जाता, फिर 4 हो जाता। समझ में आ रहा है ना? फिर यहाँ पर आंसर 4 हो जाता। बट यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर एक टर्शरी वाला भी बन रहा है, एक सेकेंडरी वाला भी बन रहा है। यहाँ हमें क्वेश्चन में केवल पूछा था प्राइमरी वाला, इसलिए हम आंसर कितना करेंगे, 2 करेंगे, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई कर पाओगे क्या बेटा? यहाँ देखना, फिर से क्वेश्चन है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल ही पूछा हुआ है बट C5H12O के साथ पूछा हुआ है। यहाँ पर भी कोई भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं है, मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये CH2, और ये क्या हो जाएगा, कितने कार्बन हो गए, ये 5 हो गए, ये OH। प्राइमरी अल्कोहल होने के लिए इतनी कंडीशन तो फिक्स ही होनी चाहिए, इस चीज को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस कार्बन पर, ठीक है, 1 मिनट, इस कार्बन पर एक ही कार्बन अटैच होना चाहिए, इधर कुछ भी अटैच नहीं करा सकते, इसमें अटैच करा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, इधर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इस वाले कार्बन पर एक ही कार्बन अटैच होना चाहिए, यहां कुछ अटैच नहीं कराना है इस कार्बन पे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां तो कितना था, 5 कार्बन वाला था, इसमें से एक कार्बन को हटा के सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं। तो यहां क्या कर देंगे, कार्बन 2 3 4, और ये OH, ये तो फिक्स ही रहना है, ठीक है। 1 मिनट, ये CH2H, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, अदरवाइज ये प्राइमरी नहीं रह पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले कार्बन को जो हटाया है हम लोगों ने, एक कार्बन जो हटाया है उस पैरेंट चेन से, उसको एक बार यहां पर भी रख सकते हैं और एक बार यहां पर भी रख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा, और ये CH2OH हो गया। समझ में आया? अभी यहाँ पेरेंट चेन में कितने कार्बन थे, 4। अब पेरेंट चेन में हम क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन ला सकते हैं। पेरेंट चेन में 3 कार्बन ले आएंगे तो ये कार्बन और ये तो CH2OH ही होना चाहिए, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। अब अगर 3 कार्बन पेरेंट चेन में, तो 2 कार्बन को ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लाना पड़ेगा, 2 कार्बन को, एक कार्बन यहाँ पर ले आएंगे, एक कार्बन यहाँ पर ले आएंगे। इथाइल नहीं रख सकते, इथाइल रखने से पेरेंट चेन पर 4 कार्बन हो जाएंगे, इनमें से कोई एक केस बन जाएगा वो। समझ में आया? ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पर पेरेंट चेन पे 3 कार्बन हो गया, तो ये सब प्राइमरी अल्कोहल है, यहां पर कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ कितने केसेस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 1, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 प्राइमरी अल्कोहल पॉसिबल है। अगर आपको ऑल पॉसिबल अल्कोहल बोला होता, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला होता, तो फिर ऐसे केस में क्या करना पड़ता, इसमें फिर बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं आप, यहाँ पर फिर ये OH को सेकंड वाले कार्बन पर भी ले आते हैं, थर्ड वाले कार्बन पर भी ले आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर OH को यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी रख सकते हो आप, ठीक, यहाँ पर भी रख सकते हो आप, यहाँ पर भी रख सकते हो आप। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के केसेस बन सकते थे, इस OH को यहाँ पर और यहाँ पर भी रख सकते थे आप, अगर ऑल पॉसिबल एल्कोहल बोला होता तो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या पूछा है, ऑल पॉसिबल प्राइमरी एमाइन बोला है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट वाला जो प्राइमरी एमाइन बन सकता है उसको बनाकर देखते हैं, CH3 CH2 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 और ये NH2, 4 कार्बन हो गए। यहां पर जो हाइड्रोजन है वो 11 हो गया, नाइट्रोजन, मतलब इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब अमाइन की डिग्री कैसे देखते हैं, नाइट्रोजन पर कितने कार्बन अटैच है, तो इस नाइट्रोजन पर क्या होना चाहिए, इस नाइट्रोजन पर कुछ चेंज नहीं करना है, इस पर एक ही कार्बन अटैच करवाना है। इस कार्बन से कितने भी कार्बन अटैच हो सकते हैं, यहाँ कार्बन की डिग्री पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब कार्बन की डिग्री फर्क पड़ने से नाइट्रोजन की डिग्री पर फर्क नहीं पड़ता। नाइट्रोजन की डिग्री 1 डिग्री तभी रहेगी जब NH2 होना चाहिए और एक ही कार्बन अटैच होना चाहिए। इधर हम कितने भी चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक कार्बन यहां से हटा लेंगे, ठीक है। यहां पर एक कार्बन को हम क्या रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं, ठीक है ना। पहले पेरेंट चेन में यहाँ 4 कार्बन थे, अब 3 कर दिया हम लोगों ने, ठीक। फिर उसी कार्बन को हम कहाँ कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी प्राइमरी हो गया। और क्या कर सकते हैं, अब इसमें जो पेरेंट चेन है उसमें कितना बना सकते हैं,
3 कार्बन रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ रख सकते हैं। 5 कार्बन हो गए क्या? नहीं, हाँ 5 कार्बन हो गए बेटा। एक मिनट, यहाँ हम लोगों ने 3 कार्बन पेरेंट चेन में रखा था, तो अब यहाँ पेरेंट चेन में कितने रखते हैं? 2 ही कार्बन रखते हैं, और जो बचे हुए 2 कार्बन है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं। ये भी तो प्राइमरी अमाइन ही है। अब हाइड्रोजन आप लगा दोगे तो आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन के नंबर सब जगह 11 ही रहने वाले हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई? 4 पॉसिबिलिटीज बन गई। तो कितने प्राइमरी अमाइन बन जाएंगे इसमें? 4 प्राइमरी अमाइन बन जाएंगे। समझ में आया? अगर पूरे तरीके के अमाइंस बनाने बोलता तो फिर हम नाइट्रोजन पर भी कार्बन अटैच करा के बनाने लगते, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? केवल प्राइमरी अमाइन बनाना है। मतलब NH2 से ये जो NH2 है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन ही रहना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वरना ये सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये 9th वाले क्वेश्चन में फिर बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने के लिए बोल रहा है, और वो सारे आइसोमर केवल कौन से होंगे? चैन और पोजीशन आइसोमर। आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन और मोनोहेलोजिनेशन ऑफ, तो होता क्या है, आगे जाकर हम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में या हेलोएल्केन वाले चैप्टर में कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस आइसोमर से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है, कोई भी जो कार्बन की चेन होती है उसमें एक हेलोजन या 2 हेलोजन ऐसा अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो मोनोहेलोजिनेशन या मोनोक्लोरिनेशन कहने का मतलब क्या है? मोनोक्लोरिनेशन कहने का मतलब क्या है कि उस कार्बन की चेन में एक हाइड्रोजन की जगह पर एक क्लोरीन गया। मोनोहेलोजिनेशन कहने का मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन की जगह पर एक हेलोजन गया, वो हेलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये चैन या पोजीशन आइसोमर्स निकालने वाले ही होते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में पूरे चैन और पोजीशन आइसोमर्स नहीं, उस कार्बन की चैन में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है उसको निकालने वाले आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसका मोनोहेलोजिनेशन या मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या है? यहां पर है 1 क्लोरीन और 1 हेलोजन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन लगा देना है। इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ध्यान देना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ब्यूटेन। ब्यूटेन ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो इस ब्यूटेन के किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर, अब ब्यूटेन के कार्बन के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना। जब भी आपको ऐसे पूछेगा कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर मोनोक्लोरिनेशन के बाद कितने बनेंगे, तो उसमें कार्बन के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करोगे। अभी तक हम टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्मूले के साथ देख रहे थे, अभी फॉर्मूला नहीं दे रखा है आपको, पहले से कंपाउंड का नाम दे रखा है जिसमें हेलोजन केवल आपको ऐड करके जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती वो बनाना है। कार्बन की चेन को अपने मन से चेंज मत कर देना। अभी तक वाले क्वेश्चन में कार्बन की चेन उन्होंने खुद से नहीं दे रखी थी, उन्होंने बस केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था। ठीक है ना, यहां पर उन्होंने कंपाउंड का नाम दे रखा है, इसके चेन को खुद से चेंज नहीं करोगे बेटा। ठीक है, अब यहां देखना, एक हाइड्रोजन की जगह पर यहां पर एक क्लोरीन लाएंगे। अगर एक क्लोरीन लाएंगे तो वो क्लोरीन क्या हो सकता है? यहां पर भी हो सकता है, और वो क्लोरीन यहां पर भी हो सकता है। वो क्लोरीन को यहां लगाएंगे तो सेम ही बनेगा, और यहां पर भी लगेंगे तो सेम ही बनेगा, तो ये दोनों को फिर काउंट नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ब्यूटेन में कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे? 2। ठीक है, तो 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आया? अब इसमें हम इस कंपाउंड के सारे आइसोमर्स नहीं निकाल रहे हैं, एक आइसोमर ये भी हो सकता है बेटा जिसमें कार्बन नंबर सेम रहेगा, हाइड्रोजन नंबर सेम रहेगा, क्लोरीन की नंबर सेम रहेगा, लेकिन ये नहीं कर सकते हम, कार्बन की चेन को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो। क्लियर है? समझ में आ गया? दूसरी चीज यहां पर ध्यान देना, हम केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हैं, स्टीरियो की नहीं। यहां साफ साफ ध्यान देना बेटा, जब हम स्टीरियो आइसोमर्स पर जाएंगे तो यहाँ स्ट्रक्चरल के साथ स्टीरियो आइसोमर्स भी निकालना सीखेंगे फिर। ठीक है, तो ध्यान देना, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्या है? एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि अब हमने अभी स्टीरियो आइसोमर पढ़ा नहीं है, हम निकाल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब हम स्टीरियो आइसोमर्स पर जाएंगे तो ये वाले क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कई बार सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वाले भी आ जाते हैं और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स वाले भी आते हैं, तो अभी के लिए सिर्फ स्ट्रक्चरल पर। ठीक,
नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ये होता है CH3C, CH3, CH3 और ये CH3। अब आपको क्या दिखेगा, यहां पर आप किसी भी हाइड्रोजन को हटाओ, बीच वाले कार्बन पर तो हाइड्रोजन नहीं है तो उस पर Cl नहीं जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन जिस पर भी है उसी पर Cl जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन है, यहीं पर Cl रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, जब स्ट्रक्चर इसका, इसमें हाइड्रोजन को हटाकर जब क्लोरीन बनाएंगे तो ये CH2Cl ऐसा बनेगा। अब इसमें किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को मैं हटाऊं, यही बनने वाला है, चाहे यहाँ CH2Cl बने या यहाँ CH2Cl बने, यहाँ CH2Cl बने या यहाँ CH2Cl बने, IUPAC नेम सेम ही रहेगा। तो एक्चुअल में इसमें कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, केवल 1 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ 2 बन रहे थे प्रोडक्ट, वहां एक ही बनेगा। केवल एक हाइड्रोजन को हटा के Cl लगाकर देखना कितनी पॉसिबिलिटीज है, और केवल एक ही Cl, क्योंकि हम मोनोक्लोरिनेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसके और भी ज्यादा डिटेल में बाद में देखेंगे बेटा, जब हम लोग रिएक्शन वाले पोर्शन पर जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस है, तो इनके बेसिक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते बनने चाहिए। अब यहाँ देखना 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ कितनी जगह ऐसी है जहां Cl पर Cl को अटैच करा सकते हो, जहां हाइड्रोजन है वहीं पर Cl जा सकता है बेटा, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इनफैक्ट सारे कार्बन पर हाइड्रोजन है, केवल एक Cl अटैच कराने के लिए एक Cl यहाँ लगा सकते हो, एक Cl यहाँ लगा सकते हो, एक Cl यहाँ लगा सकते हो, और एक Cl यहाँ लगा सकते हो। तो एक्चुअल में यहाँ पर मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, लेकिन 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, ध्यान देना, हम स्टीरियो को काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद जब मोनोहेलोजिनेशन कराएंगे एन पेंटेन का, एन पेंटेन मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगा, सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच्ड होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना बेटा कितनी जगह पर क्लोरीन आ सकता है, ये पहले वाले कार्बन पर क्लोरीन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसकी जगह क्लोरीन आ सकता है, तीसरे कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, इसकी जगह भी क्लोरीन आ सकता है। लेकिन अब मैंने यहाँ चौथे वाले कार्बन पर लगाऊंगा मैं, तो ये यही बन जाएगा, सेकेंड वाले कार्बन वाला केस। लास्ट वाले कार्बन पर लगाऊंगा तो ये फर्स्ट वाले कार्बन, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर जैसा ही आ जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, 3 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, 3 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। बट ये क्या है, ओनली स्ट्रक्चरल के केसेस हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 10th वाला एग्जांपल देखते हैं, ये कौन सा है, टर्मिनल एल्काइन पॉसिबल निकालना है। अभी तक हमने पॉसिबल एल्कोहल निकाल लिया था, फिर हम लोगों ने पॉसिबल प्राइमरी एमाइन निकाल लिया था, पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट निकाल लिया था, अब पॉसिबल एल्काइन निकालना है, लेकिन टर्मिनल एल्काइन निकालना है C5H8 के फॉर्मूले के साथ, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, CnH2n-2 वाले फॉर्मूले में फिट हो रहा है, मतलब एल्काइन है। लेकिन 5 कार्बन है तो ये CH3, CH2, ये CH2, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक तो ये सबसे सिंपल वाला एल्काइन हो गया, सीधे स्ट्रेट चेन वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने टर्मिनल एल्काइन बोला है, टर्मिनल एल्काइन मतलब बीच वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं बना सकते हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, ये नहीं बना सकते बेटा, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है ना। इसको काउंट करना नहीं है, हमें क्वेश्चन में बोला है टर्मिनल एल्काइन मतलब एंड वाले कार्बन पर ही क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको फिक्स रखना ही पड़ेगा, इधर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो एक कार्बन कम कर देते हैं यहाँ पेरेंट चेन में, और क्या कर देते हैं यहाँ पर, उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले आते हैं। उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लाएंगे तो इस कार्बन पर और इस कार्बन पर तो नहीं ला सकते, क्योंकि इन पर 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, और ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं हटा सकते। यहाँ कार्बन ले आएंगे तो ये 5 बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ नहीं लगा सकते, तो वो जो कार्बन लाएंगे वो यहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, ठीक है। अब इसमें अगर आप 3 कार्बन करने की कोशिश करोगे तो ये बनेगा ही नहीं, ये, ठीक है ना। अब 2 कार्बन को ऐसा सब्स्टिट्यूएंट कहां ले जाओगे, यहां सब्स्टिट्यूएंट है, यहां सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं सकते आप,
वरना वो टर्मिनल यहाँ तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे और उस कार्बन पर लगा दोगे तो वो टर्मिनल एल्काइन नहीं रहेगा, एंड वाले कार्बन पर ही एल्काइन रखना है। तो मतलब इसमें जो पॉसिबिलिटीज रहेगी, ये कितने एल्काइन बनेंगे ऐसे, 2 एल्काइन ही बन पाएंगे, 2 टर्मिनल एल्काइन ही बन पाएंगे, दूसरे जो भी बनेंगे वो नॉन टर्मिनल होंगे। ठीक है, तो ये दूसरे तरीके के क्वेश्चंस हो गए बेटा। ठीक है, इसमें 10 एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हम लोगों ने। अब नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ पोजीशन आइसोमर्स के लिए बनता है। ठीक है, और वो पोजीशन आइसोमर्स किसके लिए है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए। बेंजीन पर अगर अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है तो कितने तरीके के पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं, इसके क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं वो, और बहुत सिंपल तरीके के केसेस हैं। सबसे पहले केस कौन सा देखने वाले हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। नाम से समझ में आ रहा है, डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे। जैसे ऐसा हो सकता है कि एक Cl हो और दूसरा भी Cl हो, एक Cl हो और दूसरा CH3 हो, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। यहाँ कौन कौन सा केस बनेगा, केवल पोजीशन आइसोमर्स देख रहे हैं बेटा, ध्यान देना। यहाँ Cl रहेगा, एक Cl पहले ऑर्थो पर था, फिर नेक्स्ट वाला Cl मेटा पर रख दिया, नेक्स्ट वाला Cl हम लोगों ने किस पर रख दिया, पैरा पर रख दिया। अब ध्यान देना, इन केस अगर मैं उस Cl को अब यहां से घुमाकर इधर रख दूं तो ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है ना, ये सेम ही है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही उस Cl की पोजीशन चेंज करके अगर Cl को मैंने यहां पर रख दिया, ये भी सेम ही है, ये ऑर्थो वाला ही है, तो इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। तो एक्चुअल में यहां पर कितने पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, 3 पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमें बोल रहा है, पर तीनों ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कहने का मतलब 3 ग्रुप्स रहेंगे, लेकिन तीनों ग्रुप सेम होने चाहिए। अब यहां देखना, जैसे ये भी Cl हुआ, ये भी Cl हुआ, ये भी Cl हुआ। अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला स्ट्रक्चर कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल है बनाने के लिए हम क्या करें, 2 की पोजीशन सेम रखें, एक की पोजीशन को चेंज करते जाते हैं। यहां से हटाकर यहां कर दिया, ये अलग हो गया। अब देखना, अगर यहां से हटाकर हमने यहां रखा तो इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल में सेम ही है बेटा। सेम क्यों है, आप नंबर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, 1,2,4, यहाँ 1,2,4, ये दोनों सेम ही पोजीशन पर है, दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है, इनको काउंट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। फिर उस Cl को हटाकर अगर मैं यहां पर रख दूं, यहां पर इस Cl को घुमा के यहां रख दूं तो यही बनेगा, तीनों Cl साइड बाई साइड आ जाएंगे, उसको भी नहीं ले सकते। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पहले एक Cl को अलग किया था, अब दोनों Cl को अलग कर देते हैं, एक Cl ये हो जाएगा, एक Cl यहाँ हो जाएगा। अब मैं तीसरे Cl को इनमें से किसी भी पोजीशन पर रखूं, इनमें से ही कोई केस आएगा, यही वाला कोई केस आएगा। इस Cl को यहाँ पर इसकी जगह यहाँ रखूं तो यही बनेगा, यहाँ रखूं यही बनेगा, वहां रखूं ये वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 3 पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो। ठीक, अब इसके बाद ये केस देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा केस है। कैसे सॉल्व करना है, सीक्वेंस पर ध्यान देना। अगर आप सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पर भी हम लोगों ने सीक्वेंस ही फॉलो किया है, पहले तीनों को सेम रखा, फिर 2 को पास में रखा, एक को चेंज किया, फिर सबको चेंज किया। समझ में आ रहा है। यहां पर अब नेक्स्ट केस क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ही है, लेकिन तीनों ग्रुप सेम नहीं है, 2 ग्रुप सेम है और एक ग्रुप अलग है। ठीक है ना, तो जैसे 2 ग्रुप सेम है और एक ग्रुप अलग है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, एक बार अगर 2 ग्रुप सेम है और एक ग्रुप अलग है, तो पहले मैं 2 ग्रुप को एक बार ऑर्थो पर रख दूंगा, फिर दोनों ग्रुप को एक बार मेटा पर रख दूंगा, और फिर दोनों सेम ग्रुप को मैं किस में रख दूंगा, पैरा पर रख दूंगा। ठीक है, अब तीसरे ग्रुप को मैं हर बार चेंज करके देखूंगा, यहां पर तीसरा ग्रुप कहां कहां पर आ सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज, यहां पर तीसरा ग्रुप कहां कहां पर आ सकता है, यहां पर तीसरा ग्रुप कहां कहां पर आ सकता है। इस तरीके से एक सीक्वेंस फॉलो करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज सिमिलर है, कौन सी चीज अलग है। हर बार पूरा स्ट्रक्चर निकालने में, IUPAC नेम चेक करने में बहुत टाइम चला जाएगा आपका। कैसा सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है बेटा। दोनों Cl को एक बार ऑर्थो पर रखा, एक बार मेटा पर रखा, एक बार पैरा पर रख दिया, फिर NO2 को एक बार यहां पर रखा,
फिर दोनों Cl अभी भी ऑर्थो पर हैं और NO2 को यहां पर रखा। NO2 को मैं यहां रखूंगा तो यही स्ट्रक्चर आएगा, NO2 को यहां रखूंगा तो यही स्ट्रक्चर आएगा, और इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जबकि यहां पर ये जो NO2 है, एक NO2 तो मैं यहां रख सकता हूं, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, ठीक है। फिर ये Cl, एक NO2 यहां रख सकता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई, ठीक है। एक NO2 और मैं क्या कर सकता हूं, ये Cl को अभी भी मेटा पर ही रखा है, लेकिन ये NO2 यहां रख दिया, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब NO2 को इस कार्बन से मैं इधर ले गया तो यही बनेगा, क्योंकि Cl के साइड में NO2, इधर भी Cl के साइड में NO2, सेम ही पोजीशन आ जाएगा 1, ठीक है ना। जैसे यहाँ 1 2 और ये कितना था 4, इधर भी 1 2 4 ही आ जाएगा इस NO2 को अगर मैंने ऊपर ले गया तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी बन गई। अब यहाँ देखना, यहाँ रखूंगा तो NO2 Cl के साइड में, यहाँ रखा तो भी Cl के साइड में, यहाँ रखा तो भी वही बनेगा, यहाँ रखा तो भी वही बनेगा। अब मैं चारों में से किसी भी पोजीशन पर रखूं, IUPAC नेम सेम ही निकल कर आएगा। क्लियर हुआ? ठीक। तो ऐसे केस में यहां पर ऑर्थो वाली 2 पॉसिबिलिटी, मेटा वाली 3 पॉसिबिलिटी और पैरा वाली 1 पॉसिबिलिटी, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी 6। अब यहां हर बार 6 ही बनेगा अगर 2 ग्रुप सेम है और 1 ग्रुप अलग है तो पोजीशन आइसोमर्स। समझ में आया? तो ये बेंजीन वाले केसेस बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, जो कि क्या बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए किसी भी आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए। जैसे एग्जांपल से पहले हम एल्केन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन निकालना है इन एल्केन विच कैन शो चैन आइसोमेरिज्म। मुझे बताओ, एक कार्बन कभी भी चैन आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा क्या? नहीं। 2 कार्बन कभी भी चैन आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा क्या? नहीं। 3 कार्बन कभी भी चैन आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा क्या? मैं इसमें से एक कार्बन उठा के कहीं पर भी डालूं, वो 3 कार्बन का ही पेरेंट चैन बनने वाला है, ये भी नहीं। 4 कार्बन वाला पेरेंट चैन की लेंथ में चेंज कर पाऊंगा क्या एक कार्बन को हटाकर? बिल्कुल। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको CH3 CH CH3 कर सकते हैं, एक कार्बन को उठाकर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट बना सकते हैं। मतलब ये चैन आइसोमर शो कर देगा, लेकिन उसके लिए मिनिमम कार्बन एल्केन, ध्यान रखना सिर्फ एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्कीन एल्काइन उन सब की बात नहीं कर रहे हैं, एल्कोहल किसी की नहीं, सिर्फ एल्केन की बात कर रहे हैं। तो इसमें 1 2 3 कार्बन में एक कार्बन को अगर पेरेंट चेन से हटाकर कैसे भी कनेक्ट किया, वो उतने ही कार्बन वाला पेरेंट चेन बनेगा हर बार। लेकिन यहाँ पर नहीं, इस कार्बन को उठाकर अगर बीच वाले कार्बन पर रख दिया तो 3 कार्बन वाला पेरेंट चेन बन जाएगा। मतलब मिनिमम कार्बन एल्केन में चैन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितना होना चाहिए? 4 कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, लेकिन वो एल्केन ही होना चाहिए, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं, क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन नहीं, आयोडीन नहीं, नाइट्रो नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन होने चाहिए। और वो क्या शो करना चाहिए? पोजीशन। मुझे बताओ, इसमें पोजीशन बन सकता है? नहीं। ये कार्बन को कहीं पर भी चेंज करूं, पेरेंट चेन ही बदल जाएगा, ये नहीं शो कर सकता। ये 4 कार्बन हो गया, यहाँ एक 5वां कार्बन लगा दिया मैंने, ये सब्स्टिट्यूएंट रखा, मैं सब्स्टिट्यूएंट यहाँ रखूं या यहाँ रखूं, बात सेम ही है, सेम ही मॉलिक्यूल बनेगा, ये भी नहीं शो कर सकता। 6 कार्बन ले लिया, जिसमें एक कार्बन को मैंने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। अब यहाँ रखूं या फिर यहाँ पर रखूं मिथाइल को, दोनों जगह पोजीशन बदल गई, पेरेंट चेन सेम हो गया, सब साइड चेन सेम हो गया, लेकिन साइड चेन की पोजीशन बदल गई, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो एल्केन में ध्यान रखना, केवल एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन पोजीशन आइसोमेरिज्म तब शो करेगा जब इसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 6 कार्बन। इसके आंसर्स बहुत सारी जगहों पर, इनफैक्ट इंटरनेट में भी और बहुत सारे टेक्स्ट बुक में गलत मिलेगा बेटा आपको, इसीलिए क्योंकि वो क्वेश्चन एल्केन के लिए होता है, लेकिन वो आंसर उन्होंने किसी और कंपाउंड के लिए कर रखा होता है। वो किसके लिए पूछा है वो जरूरी है। एल्केन बोला है तो अलग आंसर आ सकता है, एल्कीन बोला है तो अलग आंसर आ सकता है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड बोला है तो अलग आंसर आ सकता है, ठीक है ना। कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपाउंड बोला है ये जरूरी है, ध्यान देना। नेक्स्ट यहां पर देखना, अब मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन पूछा है एल्कीन में, जो कि चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा। मुझे बताओ, 2 कार्बन कभी भी चैन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? यहां पर नहीं। 3 कार्बन में ये एल्कीन कभी भी शो कर सकता है? नहीं। 4 कार्बन में ये एल्कीन शो कर सकता है? हाँ, क्योंकि मैं एक कार्बन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले जा सकता हूं। मतलब यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? 4 कार्बन
होगा तो चेन आइसोमेरिज्म होगा एल्कीन में। ठीक है, यहां पर देखना, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्कीन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें कभी पोजीशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इस डबल बॉन्ड को अगर मैं इधर भी चेंज करूंगा सेम ही आईयूपीसी नेम आएगा। लेकिन इस 4 कार्बन में देखना बेटा, इस 4 कार्बन में या मैं यहां डबल बॉन्ड भी रख सकता हूं, मैं यहां डबल बॉन्ड भी रख सकता हूं। अब मुझे 6 कार्बन बनाने की जरूरत नहीं है, 4 ही कार्बन में नंबर, ये जो पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड है ये चेंज हो जा रहा है। तो जब 4 कार्बन का एल्कीन होगा तो वही क्या कर देगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर देगा। ठीक है, मतलब यहां एल्केन होगा तो 6 कार्बन चाहिए पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एल्कीन है तो कितने चाहिए, केवल 4 कार्बन इनफ है पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान देना है कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपाउंड के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन मोनोहेलो एल्केन, मतलब एल्केन होगा बट उसमें एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरीन, फॉर चैन आइसोमेरिज्म। अब यहां देखना, ये CH3 CH2 Cl, एक कार्बन में तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर चैन चेंज हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, यहां पर शो नहीं करेगा। CH3 CH2 CH2 Cl, मैं इसमें Cl को इधर ले जाऊं तो सेम ही बनेगा, इसमें सेम नहीं होगा बट ये चैन आइसोमेरिज्म नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो मोनोहेलो एल्केन को, ठीक है ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए, 3 कार्बन, क्योंकि ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। लेकिन ये चैन नहीं बन पाएगा अभी, इस कार्बन को उठाकर मैं किधर भी रखूं पैरेंट चैन 3 कार्बन का ही बनने वाला है। लेकिन अगर मैंने 4 कार्बन की चैन ले ली, एक मिनट बेटा, अगर मैंने 4 कार्बन की चैन ले ली तो यहां पर अब मैं चैन आइसोमर बना सकता हूं। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन मतलब कोई भी एक हेलोजन होना चाहिए, बाकी पूरी चैन एल्केन की रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, चैन आइसोमर्स हो सकते हैं। तो चैन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मोनो हेलो एल्केन में कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन, लेकिन पोजीशन शो करने के लिए 3 कार्बन इनफ है अब। तो इसलिए ध्यान देना बेटा, कैटेगरी ऑफ कंपाउंड अगर चेंज होगा तो जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड है किसी भी एक आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए वो चेंज हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन डाई हेलो एल्केन फॉर चैन आइसोमेरिज्म। 2 कार्बन में अगर मैं 2 कार्बन लेता हूं तो यहां देखना, एक ऐसा हो सकता है और एक ऐसा हो सकता है। लेकिन पेरेंट चेन चेंज हुआ क्या, नहीं, क्या चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ। एक्चुअल में ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों एक्चुअल में पोजीशन आइसोमर्स हो गए। समझ में आया, मतलब पोजीशन आइसोमर्स शो करने के लिए अगर क्वेश्चन होता है डाई हेलो एल्केन में तो 2 कार्बन इनफ है डाई हेलो एल्केन में, जिसमें 2 हेलोजन अटैच होंगे। लेकिन चैन आइसोमेरिज्म के लिए 2 कार्बन इनफ नहीं है। अगर मैं 3 कार्बन करूं, अब मैं Cl को कैसे भी ऐड कर दूं, ठीक है ना, ऐसे ऐड कर दूं, ऐसे ऐड कर दूं, ये सब पोजीशन ही होंगे, ये चैन आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 4 कार्बन ले लूं तो ऐसे केस में अब ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों चैन आइसोमर्स हो सकते हैं। ये नहीं है चैन आइसोमर्स। ठीक, इसका मतलब 4 कार्बन यहां पर भी नेसेसरी है डाई हेलो एल्केन में। मिनिमम कार्बन 5 कार्बन में तो पॉसिबल हो गई, अगर 4 कार्बन में पॉसिबल है तो। ठीक है, मिनिमम कार्बन चैन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए यहां पर भी 4 कार्बन। समझ में आ रहा है कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं ये। यहां तक हम लोगों ने अलग अलग तरीके के जो पॉसिबल जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, जो मेजर क्वेश्चंस जो आपके लिए बनते हैं, वो हम लोगों ने चैन और पोजीशन आइसोमर्स के डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ एमसीक्यूज ट्राई करते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, हमें निकालना है चैन आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन एल्कीन में। चैन आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल। एल्कीन में पॉसिबल हो सकता है, हाँ। कार्बोनिल कंपाउंड में पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल। कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड को या फिर कीटोन को, इन दोनों में से किसी को भी कार्बोनिल कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, किसी में भी हो सकता है, बस पेरेंट चैन अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट शो चैन आइसोमेरिज्म
इसमें से कौन सा कंपाउंड चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला वाला कंपाउंड क्या है? CH3 CH2 CH3। इनफैक्ट ये सारे, ये फॉर्मूला क्या है? 4 कार्बन एल्केन का फॉर्मूला है, ये एल्कीन का है, लेकिन हमें पता है कि 3 कार्बन जब एल्केन में होगा तो चैन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 4 कार्बन या 4 कार्बन से ज्यादा होना चाहिए एल्केन में। मतलब ये पहला ही वाला जो कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी सब में दिख रहा होगा 4 कार्बन या 4 कार्बन से ज्यादा है, मतलब उनमें तो पॉसिबिलिटी है। 4 कार्बन के बाद तो आसानी से कार्बन की चैन बन जाती है, अलग अलग चैन बन जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओनली टू, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये मोनोहेलोजिनेशन वाले क्वेश्चन पर बेस्ड है। ओनली टू स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर। इसका कहने का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक मतलब वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने चाहिए। कौन? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मतलब इस कंपाउंड में जब हम Cl को अटैच करेंगे, एक Cl को, मोनोक्लोरो मतलब एक Cl को अटैच करने के बाद जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे वो कितने होने चाहिए? 2 बनने चाहिए। तो किसमें बन रहा है देखते हैं। सबसे पहले एन पेंटेन को देख लेते हैं। एन पेंटेन क्या है? ये है, यहां पर एक Cl यहां पर अटैच हो सकता है, दूसरा Cl यहां पर अटैच हो सकता है, तीसरा Cl यहां पर अटैच हो सकता है। कार्बन की चैन को चेंज नहीं करना है, लेकिन Cl की पोजीशन को चेंज कर सकते हो अलग अलग जगह। यहां 3 पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है? 2 बनना चाहिए, ओनली 2 बोला है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, ये हो गया 2, ये हो गया 4 डाइमिथाइल पेंटेन। अब यहां पर क्या हो जाएगा? एक Cl यहां पर आ जाएगा, एक Cl यहां पर आ जाएगा, और एक Cl यहां पर आ जाएगा। ये भी 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पे। मैं ऊपर वाले जगह पर Cl रखूं तो सेम ही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, यही वाली चीज रिपीट हो जाएगी, चाहे यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं या यहाँ रखूं, बात सेम है, इसके जैसा ही बनने वाला है। ठीक है, अब इसमें भी नहीं बन रहा है। टॉलिन, टॉलिन में, टॉलिन का फॉर्मूला क्या होता है? ये CH3। यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो क्या हो सकता है? ये CH2Cl हो सकता है। ठीक है, इस कार्बन पर नहीं रख सकते बेटा, इस वाले कार्बन पर, क्योंकि इस पर क्या है? कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ CH3, ये Cl रख सकते हैं। ठीक है, ये CH3, इस पर Cl रख सकते हैं, और ये CH3, इस पर Cl रख सकते हैं। तो इसमें भी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है, ये तो टॉलिन था, ये मोनोक्लोरल डेरिवेटिव 4 बन जाएंगे उसमें। नेक्स्ट 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब ध्यान देना, एक Cl तो यहाँ रख सकते हैं और एक Cl यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसको छोड़कर मैं कोई भी पुटअप करूं यहाँ पर वैल्यूज, ठीक है ना, वो Cl, मतलब Cl को कहीं पर भी रखूं, हमेशा 2 ही पॉसिबिलिटीज आएगी। इस Cl को उठाकर अगर मैं यहाँ रखूंगा तो यही बनेगा, यहाँ रखूंगा तो ये बनेगा, यहाँ यहाँ कोई भी रख दूं, ये फर्स्ट वाला केस ही बनने वाला है। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज बनने वाली है? 2 ही पॉसिबिलिटीज आएगी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 4th वाला ही, जिसमें 2 क्लोरीन वाले आइसोमर्स बनेंगे, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे 2 ही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2FClBrI? अब इसका मतलब क्या है समझ लेना। पहले तो 2 कार्बन दे रखा है, लेकिन एक दे रखा है फ्लोरीन, एक दे रखा है क्लोरीन, एक दे रखा है ब्रोमीन, एक दे रखा है आयोडीन। हाइड्रोजन दिया नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा। समझ में आया? अब इसमें ध्यान रखना, हमें क्या बोल रहा है? केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल रहा है, स्टीरियो नहीं। एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी है बेटा, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ उन्होंने स्टीरियो आइसोमर्स पूछे थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी स्टीरियो आइसोमर्स निकालना नहीं है, केवल स्ट्रक्चरल निकालना है। ठीक है, तो यहां कैसे देखेंगे? अभी देखना, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन प्रेजेंट है। एक और केस हो सकता है जिसमें फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट क्या होगा? ब्रोमीन, और क्लोरीन आयोडीन मैं इधर रख देता हूं। वैसे ही यहां पर एक और केस हो सकता है जिसमें फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट होगा आयोडीन, और ब्रोमीन और क्लोरीन मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ फ्लोरीन के साथ यहाँ ब्रोमीन हो गया, एक बार क्लोरीन हो गया, एक बार आयोडीन हो गया। तो एक्चुअल में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे? 3। ध्यान रखना, अभी स्टीरियो आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर्स देखेंगे तो फिर पोजीशन भी चेंज करके देखेंगे। ठीक है, अभी केवल स्ट्रक्चरल पूछा। IUPAC नेम, ये 3 ही अलग अलग IUPAC नेम आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं।
तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। क्वेश्चन ध्यान में रखना बेटा, कुछ लोग को डाउट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते और वो कोई क्वेश्चन रट लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लोग ये रट लेते हैं कि वहां पर स्टीरियो आइसोमर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 6 होते हैं तो 6 होगा हर बार, ऐसा नहीं है। यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा है तो आंसर 3 आएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइंस विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8 इज। कार्बन नंबर कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर टर्मिनल एल्काइन नहीं दिया है, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखा था प्रैक्टिस करते समय, लेकिन उसमें टर्मिनल एल्काइन क्वेश्चन में था। यहाँ कोई टर्मिनल एल्काइन नहीं है, मतलब बीच वाले कार्बन पर भी हम ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हैं। एक तो ये हो गया, तो यही जो ट्रिपल बॉन्ड है ये बीच वाले कार्बन पर भी आ सकता है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, ठीक है। अब इसी ट्रिपल बॉन्ड को मैं यहाँ रखूं तो यही वाला स्ट्रक्चर दोबारा आ जाएगा। यही ट्रिपल बॉन्ड में लास्ट वाले कार्बन पर रखूं तो पहले वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। मतलब ये 5 कार्बन जो पैरेंट चेन में रहेंगे उसमें यही 2 स्ट्रक्चर आ सकते हैं। अब हम क्या करें, 4 कार्बन वाले केसेस बना लेते हैं। 4 कार्बन वाले केसेस कैसे हो जाएंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और यहाँ पर ये H हो गया। जो 5वां कार्बन होगा उसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये जो कार्बन है मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं? क्योंकि इसके 5 कार्बन हो जाएंगे फिर, ठीक है। या मतलब 5 बॉन्ड हो जाएंगे उस कार्बन के, अगर मैंने CH3 को यहाँ रख दिया तो। उस कार्बन को मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि वहां रखूंगा तो ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और इसी में अगर मैं 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो 2 कार्बन रखने पड़ेंगे। 2 कार्बन अगर मैंने इधर रखा, 1 कार्बन, तो पॉसिबल नहीं क्योंकि 4 कार्बन वाला पैरेंट चेन हो गया। और अगर एक आध कार्बन मैंने यहाँ रख दिया वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 बॉन्ड बना नहीं सकता कार्बन। मतलब ये 3 ही केसेस होंगे, यहाँ पर जो एल्काइंस बनेंगे वो टोटल 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ प्राइमरी अमाइंस ऑफ फॉर्मूला C4H11N, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, प्रैक्टिस के समय देखा हुआ था हम लोगों ने। ये प्राइमरी अमाइन की बात कर रहा है, मतलब NH2 एज इट इज रहना चाहिए। तो पहले तो 4 कार्बन हम लोगों ने पैरेंट चेन में ले लिया, अब 3 कार्बन हम लोगों ने पैरेंट चेन में ले लिया और इसमें ये 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। फिर पैरेंट चेन में हमने 2 कार्बन ये ले लिया और इसमें ये इस तरीके से लगा दिया। एक्चुअल में अब पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, बट वो केवल पॉसिबिलिटी बनाने के लिए मैंने वैसे लिया था, ठीक है। 2 कार्बन ऊपर और नीचे लगा दिया। एक्चुअल में इसका IUPAC करते समय तो ये वाला पैरेंट चेन होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही है? 4 पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th, ठीक है। कुछ सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन वो टर्शरी अमाइन के लिए है बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ टर्शरी अमाइंस corresponding to molecular formula C6H15N are possible। तो टर्शरी अमाइन बोल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? ये CH3, CH2, CH2, ये CH2। टर्शरी बोल रहा है मतलब इस नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, ये केवल कार्बन ही अटैच हो सकते हैं। 3 कार्बन अटैच कराने जरूरी हैं, तो मिनिमम कार्बन एक एक अटैच होगा और बाकी बचे हुए कार्बन एक स्ट्रेट चेन में हमने अटैच कर दिया। कैसे सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं हम? शुरुआत में जो पैरेंट चेन है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन रखें, लेकिन मैंने 6 कार्बन नहीं रखा क्योंकि अगर मैं 6 कार्बन रखूंगा तो प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। हमें निकालने के लिए बोला है केवल कौन सा? टर्शरी अमाइन। कहने का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच होने चाहिए। तो मिनिमम एक एक कार्बन को अटैच करा दिया मैंने और बाकी बचे हुए चारों कार्बन को पैरेंट चेन में डाल दिया, ठीक है। अब यहां से एक एक कार्बन कम करते जाते हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ कार्बन को शो कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को नहीं, क्योंकि यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6 3 9 और ये 6 15, ठीक है। सही है स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ 4 बॉन्ड था, ये 4 कार्बन थे। अब मैंने क्या कर दिया? 3 कार्बन कर दिया, 1 कार्बन यहाँ ले आया। फिर क्या किया मैंने? अभी मैं ये इधर के कार्बन नहीं बढ़ा रहा हूँ, इधर के कार्बन सेम रख रहा हूँ, इधर की जितनी चेंजेस पॉसिबल हैं वो कर देता हूँ। 1 कार्बन यहाँ लगा दिया। फिर देखना, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ एक एक ही कार्बन रखा, इधर 4 कार्बन के कितने वेरिएशन आ गए? यहाँ पर ऐसे 4 बन गए। अब यहाँ देखता हूँ, एक साइड एक एक कार्बन रखा था, अब
यहाँ एक कार्बन मैं बढ़ा रहा हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, यहाँ मैंने 2 कार्बन कर दिए बेटा, और यहाँ एक ही कार्बन रखा। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है, यहाँ से एक कार्बन में एज अ सब्सटीट्यूएंट ले आया, एक ये हो गया। एक और भी पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है, जिसमें तीनों जगह पर मैं 2-2 कार्बन रख दूं, इधर भी 2 कार्बन, उधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो ये हो गए 3, ये हो गए 4, टोटल कितने हो गए, 7 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। तो ये जो है बेटा, ये किसी आप शॉर्टकट फॉर्मूले से नहीं निकाल पाओगे, तो आपको वो कैसे सीक्वेंस में निकालना है ये समझ में आया। सीक्वेंस अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर गलतियां नहीं होंगी, अदरवाइज यही सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, कई बार पहले ये वाला केस बना लिया, फिर रैंडमली ये वाला केस ले लिया, फिर ये वाला ले लिया, इतना वो जिगजैग हो जाता है, इतना हौच पौच हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि किसको हमने कंसीडर किया और कौन सा केस छोड़ दिया। और इसलिए हम सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं, पहले इधर मिनिमम कार्बन रखा, इधर सबसे ज्यादा कार्बन रखे, फिर इसमें जितने चेंजेस हो सकते हैं वो बना दिए, फिर एक कार्बन बढ़ाया इधर, फिर एक कार्बन दूसरी चैन में भी बढ़ाया, ऐसे करके जितने वेरिएशंस पॉसिबल हो सकते हैं। ये यहाँ पर कोई केस नहीं छूटेगा अगर आप ध्यान से ऐसे कर लोगे तो, ठीक है। इसलिए सीक्वेंस जरूरी है। सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, द टोटल नंबर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। आगे क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10। सबसे पहले तो ये बेंजीन हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5, C6H6। बेंजीन डेरिवेटिव मतलब बचे हुए 2 कार्बन इस पर आ जाएंगे, बचे हुए 2 कार्बन क्या हो जाएंगे, CH2 CH3 के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। CH2 CH3 के फॉर्म में होंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और उस हाइड्रोजन की जगह ये CH2 CH3 ले लेंगे। बेंजीन डेरिवेटिव बोला है मतलब बेंजीन तो होना ही चाहिए। अब आपको क्या दिखेगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 6 कार्बन, ये 2 कार्बन 8 कार्बन, और टोटल हाइड्रोजन 10 हो गए, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है। ये CH2 CH3, लेकिन इसी को हम और क्या बना सकते हैं, एक CH3 यहां पर, एक CH3 यहां पर भी बना सकता हूं। मैं एक ही कार्बन पर दोनों CH3 नहीं रख रहा हूं क्योंकि उससे 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के, वो नहीं कर सकते हम। अब आपको अगर ये समझ में आ गया होगा, अगर ये ऑर्थो वाला केस बन रहा है तो मेटा वाला केस भी तो बन सकता है, और इसीलिए यहां पर एक और भी केस पॉसिबल हो सकता है, कौन सा, पैरा वाला केस। अब CH3 को मैं यहां रखूं तो मेटा वाला केस ही रिपीट हो जाएगा, यहां पर रखूं तो ये ऑर्थो वाला केस ही रिपीट हो जाएगा, मतलब ये 1 और ये 3, टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 4। समझ में आया। तो यहां पर हम लोगों ने जो आज के लेक्चर में इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों कर रखे हैं बेटा, उसका रीजन ये है कि इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये समझना जरूरी कि कैसे सीक्वेंस फॉलो करके आपको आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया है चैन और पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट वाले लेक्चर में केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए बाय।